वीजा लेना कोई इतना नामुमकिन चीज नहीं है। जिंदगी जो होती है ये इंपॉर्टेंट चीज है, मौत जब जो होती है ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर बंदा मर जाता है वापस नहीं आ सकता। छोटी चीजों को हमें जिंदगी मौत का मसला नहीं बनाना चाहिए, चीजों को इजी लेना चाहिए। चीजों को जितना इजी लेंगे आपका काम भी इतना इजी होगा। मैं मिसाल देता हूँ, अगर आपका इंटरव्यू हो जाता है, आपने सर पे सवार किया हुआ है, वो मेरा इंटरव्यू पता नहीं क्या होगा, तो आप इतने कंफ्यूज होंगे, आप रात को सो भी नहीं सके होंगे कि माशाल्लाह हमारी एम्बेसीज भी इस्लामाबाद में है, दूर दूर से जाना पड़ता है, रात को निकलना पड़ता है, रात को जाके गुजारना पड़ता है, तो बंदा का दिमाग काम नहीं करता वहाँ जाके। तो इसलिए चीज़ों को लाइट ले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज तस्करी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जब वीज़ा अप्लाई करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन जो है उनको रेडी कैसे करना होता है और क्या क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी है आपने, ताकि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो। सबसे पहली बात यह है कि जैसे कि आपको पता है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए दो चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले ये है कि बैंक स्टेटमेंट, और उसके अलावा आपके जो स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जिन लोगों के पास स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट है, उनका वीज़ा आराम से लग जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी भाई होते हैं जिनका वीज़ा नहीं लगता, तो वो कहते हैं कि जी फलां भाई ने वीज़ा अप्लाई किया, उसका वीज़ा लग गया, तो मेरा वीज़ा क्यों नहीं लगा। तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। देखने में बहुत आया है कि जल्दबाजी बहुत की जाती है जब वीज़ा अप्लाई किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि शैतान का काम जल्दी का होता है। जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने बिल्कुल जल्दी नहीं करनी। आपने कम से कम उसको 6 महीने लेने। आपने वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करने हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएं फिर आपने आखिर में वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट जो मोस्टली एम्बेसीज हैं वो 6 महीने की मांगते हैं और कुछ एम्बेसीज हैं जो 3 महीने की मांगती हैं। अब 3 महीने हो या 6 महीने हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जस्ट बैंक स्टेटमेंट आपने निकलवाई और जमा करा दी। जब बैंक स्टेटमेंट का नाम आता है वीजे के लिए तो उसका मतलब है आपका जो लाइफस्टाइल है आपकी बैंक स्टेटमेंट से देखा जा सकता है। वीजा ऑफिसर ये नहीं देखता कि इस बंदे के अकाउंट में कितने पैसे हैं, बल्कि वो ये देखता है कि इस बंदे कि बैंक स्टेटमेंट जो है उसमें ट्रांजैक्शन कैसी हैं। ये नहीं कि फर्ज करिए, मैं मिसाल देता हूँ आपको कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, 10 लाख रुपए आया हुआ है। अब वो पूछेगा आपसे भाई ये 10 लाख कहाँ से आया, तो आपने उसको एक्सप्लेन करना है। तो ऐसी बिल्कुल आपने गलती नहीं करनी कि किसी से उधार लेके, भाई से या बाप से लेके अपने अकाउंट में डाल दिए कि जी ये मेरे पास पैसे हैं और मैं वीज़ा लेना चाहता हूँ। क्योंकि जब ऐसा करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि आप फेक है, आपने वीजे के लिए बैंक में पैसे जमा कराए हैं। आप लोग आज से शुरू कर दें, बैंक अकाउंट अपना खुलवाएं, उसमें 2-4 लाख रुपए जो है वो डलवाएं। उसके बाद अगर आपकी कोई दुकान वगैरह है तो डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन करें। डेली नहीं कर सकते, 2-4 दिन बाद जाएं बैंक में, जाएं पैसे निकलवाएं, जमा कराएं। कभी भी ऐसी गलती ना करें कि जैसे कि 50,000 जमा कराइए तो 50 निकलवा लिए, ऐसा बिल्कुल आपने नहीं करना। आपने एक जैसी मोना निकलवानी है ना जमा करानी है। ये आप कुछ अर्सा करें, 3 से 6 महीने आप करें, देखना उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत ही ताकतवर हो जाएगी, आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। फिर आपका अगर एंड बैलेंस जो है वो 2-2.5-3 लाख है तो वो इनफ है। वो ये देखते हैं कि ये जो बंदा है इसने वीज़ा अप्लाई किया है, इसके बैंक में लाखों रुपए आ जा रहे हैं। फिर आ जाते हैं आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर आप के पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन वगैरह, मैंने कितनी दफ़ा दूसरी वीडियोस में बताया है कि अगर आपके पास ज़मीन है, फ़र्ज़ करें एग्रीकल्चर ज़मीन है, तो उसके एक पटवारी से फ़र्ज़ लेके वो भी आप जमा करवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई शॉप है जो आपने रेंट पे दी हुई है, या अगर आपका कोई फ्लैट है जो आपने रेंट पे दी हुई है, या कोई ऐसी चीज़ जिससे आपकी इनकम आ रही हो, तो वो भी आप सबमिट कर सकते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। उससे ये जाहिर होता है कि इस बंदे की इनकम भी आ रही है और इसकी प्रॉपर्टी भी है। वीज़ा अप्लाई करते वक्त आपने वीज़ा ऑफिसर को यकीन दिलाना है कि आपकी रूट्स बहुत ही मजबूत हैं अपनी कंट्री के साथ। आप जब वहाँ पे जाएंगे विजिट के लिए तो आप ज़रूर वापस आएंगे। वापस कौन लोग आते हैं? जिनके अपने बिजनेस वगैरह हैं, जो लोग पाकिस्तान में वेल सेटल्ड हैं, यानी कि वीज़ा ऑफिसर की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो वीज़ा आराम से दे देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि वो जो लोग जिनके पास पैसे हैं, बिजनेस करते हैं, उनके वीज़े लग जाते हैं
क्या वजह इसकी वजह यही होती है, वो अपने पेपर्स उनको देते हैं, उनको पावर कराते हैं कि हम वापस आएंगे। ये अक्सर वो इंटरव्यू में भी सवाल पूछते हैं कि अगर हम आप वीजा दे दें, हम ये कैसे यकीन करें कि आप वापस आओगे। तो आपने मेरा भाई उनको यकीन दिलाना है। यकीन आप मुंह से नहीं दिलवा सकते, आपने यकीन दिलवाना है पेपर से, आपने यकीन दिलवाना है बैंक स्टेटमेंट से। अगेन बैंक स्टेटमेंट मतलब ये नहीं कि 20 लाख रुपया नहीं, आपने ट्रांजेक्शन शो करनी है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आते जाते हैं। यानी कि जरूरी है आप लाखों निकलवाएं, लाखों जमा कराएं। अगर आप रोजाना 10-15 हज़ार निकलवाते हैं, 20 हज़ार वही जमा कराते हैं, तो इस तरह भी करके 6 महीने में काफी बैंक स्टेटमेंट बन जाती है। फिर आपकी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लगा दें। उनसे जाहिर होता है कि आपकी रूट्स मजबूत हैं और आप वापस जरूर आएंगे। अगर आपकी कोई शॉप है तो वो चलती है ऑफ कोर्स। आप पता है, आप दुकानों में वालों ने एक रसीदों के लिए रखा होता है, एक बुक होती है। जब वो किसी को चीज बेचते हैं तो उस पर लिखते हैं कि जी हाँ जी ये चीज है, तो आपको रसीद काट देते हैं। एक कार्बन पेपर उन्होंने रखा होता है, वो उन्होंने अपने लिए रखा होता है, अपने रिकॉर्ड के लिए। तो उसकी कुछ कॉपियां या कुछ एक बुक उनको दे दे, भाई ये देखो हमारी सेल्स होती है। क्योंकि पाकिस्तान में डिजिटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम तो है नहीं है ना दुकानों में बाहर की तरह। तो आप इस तरह भी उनको शो कर सकते हैं। फिर उनको नजर आ जाता है इस बंदे की इतनी इनकम है डेली की या पर मंथ, तो ये बंदा कभी भी वहां पर स्लिप नहीं होगा, वापस आएगा। अच्छा, ये जब चीजें आपकी हो जाती हैं, कुछ लोग हैं उनकी ये चीजें थी फिर भी वीजा रिफ्यूज हो गया, तो उसकी वजह ये होती है। कुछ लोग होते हैं वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, या उनको एक खुशफहमी होती है, बाजी मैं वीजा अप्लाई करूंगा लग जाएगा। मेरे साथ जो है दुआएं बहुत हैं, बिल्कुल दुआएं काम आती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो तब काम आती हैं जब आपने अपना होमवर्क किया हो। अगर आपने अपना होमवर्क किया हुआ है तो दुआएं जरूर काम आएंगी। तो लोग क्या करते हैं, कुछ माइनस से पेपर्स होते हैं जिससे उनकी रिक्वायरमेंट है, जिससे वो कहते हैं जी होटल बुकिंग लगा दे। तो बहुत सारे भाई क्या करते हैं, होटल बुकिंग नहीं लगाते। फिर क्या होता है, वीजा रिफ्यूज हो जाता है। और वीजा ऑफिसर कभी ये भी नहीं आपको कहता हाँ भाई आपने ये कागज नहीं लगाया तो हमने आपका वीजा रिफ्यूज कर दिया। जब रिफ्यूजल लेटर आता है तो मोस्टली केसेस में ये देखा गया है कि रिफ्यूजल लेटर पे ये लिखा होता है कि हम आपका वीजा रिफ्यूज कर रहे हैं, आप हमारे जो वीजे की रिक्वायरमेंट्स है उनको मीट नहीं करते, तो हम आपका वीजा रिफ्यूज कर रहे हैं। वो बिल्कुल रीजन नहीं बताते आपको। तो ये वजह है कि उन्होंने रिक्वायरमेंट्स दी हुई है, जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स दी हुई है वो आपने पूरी करनी है। अब रिक्वायरमेंट्स पूरी करना कोई इतना इशू नहीं है। मुश्किल क्या है, बैंक स्टेटमेंट वो आपके पास है। उसके बाद आपने किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास चले जाना है, उससे एक टिकट रिजर्वेशन करवा लेनी है जो कि फ्री में होती है, उसके कोई पैसे नहीं लगते। जब टिकट रिजर्वेशन हो जाएगी उसके बाद एक आपने इंश्योरेंस करानी है। इंश्योरेंस होती है जिसका नाम है हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। वो आप खुद भी करवा सकते हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से ऑनलाइन। अगर आप खुद ये चीज़ नहीं करना चाहते तो फिर आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाके आप उसको कह सकते हैं कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस जितने दिन के लिए आपने जाना है उतने दिन की होगी, उन दिनों को वो कवर करेगी। और 30,000 यूरो की होनी चाहिए, यानी कि 30,000 यूरो आपने देने नहीं है। इंश्योरेंस का मतलब होता है जब आप इंश्योरेंस लेते हैं वो तो कुछ हज़ार रुपये की होगी ना, 2, 4, 5, 7 हज़ार की आई थिंक होगी, लेकिन वो कवर करती है। यानी कि अगर आप यूरोप में आते हैं, आपका एक्सीडेंट अल्लाह ना करे हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं आप, तो फिर आप उस इंश्योरेंस पे अपना इलाज करा सकते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं अगर कोई मसला हो जाता है तो आपकी इंश्योरेंस आपको पैसे देगी इलाज के लिए, आप उस कंट्री पे बर्डन नहीं बनेंगे जाके। फिर होटल बुकिंग है। होटल बुकिंग अगर आपने करनी है तो bol.com से नहीं करनी, आपने होटल बुकिंग जाके करनी है डायरेक्ट होटल से। उसमें 2 चीजें हैं मेरे भाइयों, एक तो ये है कि या तो आप उनको पेमेंट कर दें या फिर आप रिजर्व करवा लें। रिजर्व करने का मतलब ये है कि आप होटल से डायरेक्ट रब्ता करें, उनको कहें जी फलान डेट को मैं आ रहा हूँ, मुझे रूम रेंट पे चाहिए, इतने दिनों के लिए चाहिए। और फिर आपने उनको कहना है जी फर्स्ट करो आप 4 दिनों के लिए जा रहे हैं तो आप उनको $50 या $100 जो है उनको भेज दें, बाकी उनको कहें कि मैं आके आपको कैश दे दूंगा। फिर वो जो प्रूफ होता है वो अपने साथ लगाना है। तीसरी चीज जो बहुत सारे लोग हैं वो नहीं करते वो ये है कि एक प्लानिंग होती है जब आप वीजा अप्लाई करते हैं, या अगर फर्ज करिए आप ओरिजिनल हैं, आप रियल है केस है आपका, आप विजिट करने जा रहे हैं किसी कंट्री में। ऑफ कोर्स मेरे भाई जो लाखों रुपया लगा के कहीं विजिट करने जाता है तो वो प्लानिंग करके जाता है। वो प्लानिंग क्या होती है कि जी फर्ज करें आप जर्मनी में आ रहे हैं। अच्छा, अब जर्मनी में आ रहे हैं,
आप ऐसा तो नहीं होगा कि आप सिर्फ जर्मनी में एक शहर में आए, नहीं। अगर आप 2 हफ्ते के लिए आ रहे हैं तो आपने ऑफकोर्स प्लानिंग की होगी, आप बर्लिन भी जाएंगे, फ्रैंकफर्ट भी जाएंगे, उसके अलावा और भी उसके मशहूर सिटीज़ हैं, आप वहाँ पे जाएंगे। तो आपने एक प्लानिंग करनी है, उस हिसाब से फिर आपने होटल बुकिंग आपने करनी है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस तरह करेंगे तो ये आपको वीज़ा मिलने में आपकी हेल्प करेगी। आपने 3-3 दिनों के हिसाब से आप होटल बुकिंग कर लें, 3 दिन फ्रैंकफर्ट, 3 दिन बर्लिन, 3 दिन डुसेल्डोर्फ, इस तरह आप बुकिंग कर लें। फिर वो शो करती है बुकिंग, वीज़ा ऑफिसर देखते हैं कि वाकई ये बंदा वहाँ घूमने जा रहा है, इसलिए इसने डिफरेंट शहरों में बुकिंग कराई हुई है, ये बंदा रियल है, इसका केस रियल है, तो आपको रियल कंसिडर करते हैं। ये चीज़ बहुत ही आपको हेल्प करती है। तो ये चीज़ मोस्टली लोग नहीं करते। ये चीज़ आप अब जब वीज़ा अप्लाई करना है, आपने लाजमी ये चीज़ करनी है। होटल बुकिंग तो वैसे ही आपने करनी है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है, तो क्यों ना 2-3 शहरों में आप कर लें। जो मेरे भाई कंफ्यूज हो जाते हैं आके, वो चीज़ ये है कि जी टैक्स रिटर्न्स, कि जी एम्बेसी की इंफॉर्मेशन है टैक्स रिटर्न्स की, तो वो तुम्हारे पास नहीं है। मेरे भाई, दुनिया में जितनी भी तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे होता क्या है कि हर साल आप जाके टैक्स वालों के पास या किसी अकाउंटेंट के पास अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं। उसका मतलब ये होता है जिनकी इनकम एक लेवल सेट होता है हर जगह पे, हर कंट्री में, जिनकी इनकम उस लेवल से कम है उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, इवन उनको गवर्नमेंट पैसे वापस करती है। जिन लोगों की इनकम ज्यादा होती है टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, इसको कहते हैं टैक्स रिटर्न। अब फर्ज करो मैं अप्लाई करता हूँ, हर ईयर करता हूँ, अप्रैल के एंड तक हमने करना होता है सबमिट। तो जब वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमें महीने 1.5 महीने बाद एक लेटर आता है, उसमें लिखा होता है जी हमने आपको इतने पैसे देने हैं, या उसमें लिखा होता है कि जी 0, यानी कि ना आपने पे करने हैं ना हमने करने। वो फिर जो लेटर होता है फिर हम अपनी फाइल में लगा लेते हैं, वो कभी भी फिर हमें जब जरूरत पड़ती है हम उससे काम ले सकते हैं। फिर आप 18 साल से ऊपर है तो ऑनलाइन जाके, मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देखें जाके, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। जब आप शो करें कि आपकी शॉप है तो फिर मेरा भाई आप टैक्स रिटर्न्स आपने करने चाहिए आपको, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने गवर्नमेंट को पैसे देने हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जो जॉब वगैरह करते हैं, तो उनके लिए जरूरी नहीं है टैक्स रिटर्न्स दें। क्यों? कुछ लोग होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसा टीचर हो गया या कोई और हो गया, आर्मी में लोग होते हैं, पुलिस में, तो उनकी सैलरी उनके अकाउंट में आती है, उनकी एक सैलरी स्लिप आती है। तो वो सैलरी स्लिप जब लगाएंगे तो उसमें ऑलरेडी मेंशन होता है कि इस बंदे का इतना टैक्स डिटेक्ट हुआ है। अब आ जाते हैं इनविटेशन पे। मेरे भाई बहुत सारे लोग इस चीज़ पे भी कंफ्यूज होते हैं कि जी इनविटेशन लेटर तो हमारे पास है ही नहीं है, वो तो बहुत मुश्किल है, हमारा कोई जानने वाला नहीं है। अब बात समझने की ये है कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन के जानने वाला कोई नहीं है बाहर, लेकिन फिर भी वो वीज़ा लेके जाते हैं। उनको कैसे वीज़ा मिल जाता है? उनके पास तो इनविटेशन लेटर नहीं होता। तो इसकी वजह ये है कि इनविटेशन का दूसरा मतलब है स्पॉन्सर, यानी कि जब आपके पास स्पॉन्सर होता है तो फिर अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यानी कि बैंक स्टेटमेंट नहीं है या कोई और फंड वगैरह आपके पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको इन्विटेशन आया होता है, सारी जिम्मेदारी उनकी होती है जो आपको स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। अगर आपका कोई भी जानने वाला नहीं है तो ऑफकोर्स आप कहाँ से इनविटेशन लाएंगे? तो फिर आपने खुद डॉक्यूमेंट्स मुहैया करने हैं, फंड्स वगैरह और बैंक स्टेटमेंट, जिससे शो के आपके पास इनफ फंड्स हैं, पैसे हैं, आप विजिट करने अपने बलबूते पे जा रहे हैं। फिर एक चीज बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, बस भाई ट्रैवल हिस्ट्री, हमारी तो ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, हमें वीजा नहीं मिलेगा। तो मुझे सिर्फ आप लोग ये चीज बताएं कि जो बंदा, जिस बंदे की ट्रैवल हिस्ट्री है, उसके पासपोर्ट के ऊपर काफी सारे वीजे लगे हुए हैं, उसने ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनाई? भाई उसने जब पहले दफा वीजा अप्लाई किया होगा, उसका पासपोर्ट तो कोरा होगा ना, उसके पासपोर्ट के ऊपर कोई भी वीजा नहीं लगा होगा। तो जब उसने वीजा अप्लाई किया तो वीजा लग गया, फिर वो उस कंट्री में विजिट करके आया, तो फिर क्या हुआ? फिर उसकी ट्रैवल हिस्ट्री बन गई। फिर दूसरा वीजा अप्लाई किया, तीसरा किया, तो इस तरह ट्रैवल हिस्ट्री बढ़ती है। इस तरह कभी नहीं होता कि एकदम ट्रैवल हिस्ट्री बन जाए और वीजा लग जाए। बहुत सारे लोगों से, मेरे एक जानने वाले हैं, तो उनके साथ क्या हुआ, वो उनके पास अमेरिका का वीजा लगा हुआ है, इंग्लैंड का लगा हुआ है, हॉलैंड ने उनको रिफ्यूज कर दिया। 3 दफा वीजा अप्लाई किया, 3 दफा रिफ्यूज कर दिया। तो उनकी तो ट्रैवल हिस्ट्री थी, लेकिन उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो नहीं लगाए होंगे, जिस तरह कोई ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होती है, या जैसा मैंने पहले बताया आपको कि कोई पेपर रह गया हो, तो वो वैसे नहीं बताती कि जी आपने ये पेपर लगाया तो हम आपको वीजा नहीं दे रहे, क्योंकि हमें उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। उन्होंने रिक्वायरमेंट्स इसीलिए दी हुई है कि
उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कीजिए और फिर आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो इसलिए आपने ये नहीं सोचना कि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मुझे वीज़ा नहीं मिलेगा। कि मैं खुद जब वीज़ा लगवा के आया था तो मेरी तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। जब मैंने पहली दफ़ा वीज़ा लिया तो वो थाईलैंड का वीज़ा था, तो मुझे आराम से वीज़ा मिल गया। उन्होंने सिर्फ मुझसे घर का बिल मांगा था, बिजली का बैंक स्टेटमेंट दी थी, बस जैसे, और वीज़ा मिल गया था। तो आप बिल्कुल नहीं सोचा करें कि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मेरे पास टैक्स रिटर्न्स नहीं है, मेरे पास इनविटेशन लेटर नहीं है, मुझे कैसे वीज़ा मिलेगा, मुझे तो वीज़ा नहीं मिलेगा, और फिर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना आपने। सब कुछ पॉसिबल है। आप कौन सा कोई 2 नंबर काम करने जा रहे हो? आप तो एक चीज़ अप्लाई करनी है आपने, आप टाइम लो, 2-4 महीने लो, आप पेपर रेडी करो, उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करो। जब आप पेपर रेडी कर रहे होते हैं तो आपके पास इनफ टाइम होता है, आपके पास टेलीफोन है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, उस पर एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके देखिए उनके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, उनको अच्छी तरह पढ़ें कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मांग रहे हैं, उनको पूरा करें। आप जैसा टैक्स रिटर्न होगी, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो किसी पे अकाउंटेंट के पास जाके उसको कह सकते हैं भाई मेरा कर दो, तो वो हो जाएंगे आपके। लेकिन एम्बेसी ये नहीं देखते आप कितना टैक्स देते हैं, क्योंकि एम्बेसी को इससे कि आप टैक्स देते नहीं देते, एम्बेसी की कंट्री को थोड़ी दे रहे हैं आप टैक्स। तो ऐसी चीज़ें नहीं है, सब जो है लोगों ने अपनी खुद ही ख्यालात है लोगों के, खुद ही लोगों ने जो है वहम बनाया हुआ है, या एक डिसइंफॉर्मेशन जो है वो है, और कुछ नहीं है। आप बिल्कुल इन चीज़ों का नहीं सोचें, आप बस टाइम लें, प्लानिंग करें, नमाज पढ़ें, माँ बाप की दुआएं लें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। वीज़ा लेना कोई इतना नामुमकिन चीज़ नहीं है। जिंदगी जो होती है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मौत जब जो होती है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर बंदा मर जाता है वापस नहीं आ सकता। छोटी चीज़ों को हमें जिंदगी मौत का मसला नहीं बनाना चाहिए, चीज़ों को ईजी लेना चाहिए। चीज़ों को जितना ईजी लेंगे आपका काम भी इतना ईजी होगा। मैं मिसाल देता हूँ, अगर आपका इंटरव्यू हो जाता है, आपने सर पे सवार किया हुआ है, वो मेरा इंटरव्यू पता नहीं क्या होगा, तो आप इतने कंफ्यूज होंगे, आप रात को सो भी नहीं सके होंगे कि माशाल्लाह हमारी एम्बेसीज भी इस्लामाबाद में है, दूर दूर से जाना पड़ता है, रात को निकलना पड़ता है, रात को जाके गुजारना पड़ता है, तो बंदा का दिमाग काम नहीं करता वहाँ जाके। तो इसलिए चीज़ों को लाइट ले, जितना आप चीज़ों को लाइट लेंगे उतनी जो है आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगले बंदे को अच्छी तरह जवाब दे सकते हैं। आई होप मैंने तमाम सवालों के जवाब दिए होंगे, मेंशन किया होगा। अगर कोई चीज़ रह गई होगी तो आप कमेंट्स के जरिए ज़रूर मुझसे पूछें। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, उस चैनल सब्सक्राइब कर लें, और सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ज़रूर मुझे फॉलो करें, क्योंकि मैं वहाँ पे अपडेट देता रहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।